हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बढ़िया ही होंगे। हाँ, तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो अपना जो चैप्टर चल रहा है मॉल कॉन्सेप्ट, उसका लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम पीओएसी के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लास्ट वाले लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? सिक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आप सबको पता है कि जैसा ये अपन जो भी लेक्चर सीरीज है हमारी रूबीडियम चैनल पे चल रही है यूट्यूब पर, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। अपने दोस्तों को बोले, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को भी बोले कि वो अपने दोस्तों को बोले। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसा मोटिवेशन देते रहेंगे तो ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, आलस नहीं आएगा मुझे रिकॉर्ड करने में। बाकी आपको पता है, अकेले रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बोरिंग होता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकेप कर लेते हैं। तो देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। यहाँ से ये क्वेश्चन था हमारे पास में मिक्सचर के बेसिस पे। और इस मिक्सचर वाले क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करते हुए आगे चले थे हम। और फिर बाद में हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। और फिर लास्ट आगे चला था, हम सिक्वेंशियल रिएक्शन स्टार्ट की थी हमने। और सिक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में जान करके फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, परसेंटेज यील्ड उनकी हेल्प लेते हुए, परसेंटेज यील्ड दी हुई थी क्वेश्चन में, उन सबको हमने रिवाइज किया था एक तरीके से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 जो है, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीओएसी की, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम पीओएसी। तो ध्यान देना बेटा, जब भी हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम तीन लॉज को फॉलो करते हैं: एटॉमिक कंजर्वेशन को, मास कंजर्वेशन को और चार्ज कंजर्वेशन को। तो एटम को कंजर्व कराना ही क्या कहलाता है? एटॉमिक कंजर्वेशन कहलाता है। तो किसकी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम, तो उसके पर्टिकुलर एटम्स को हम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो प्रिंसिपल एटॉमिक कंजर्वेशन हम लगाएंगे, इसमें ध्यान देना, रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो फिर डायरेक्ट स्टाइक्योमेट्री से हो जाएगा। और अगर आपको रिएक्शन का पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो रिएक्शंस होंगी वो मल्टीपल स्टेप्स में होंगी, जिसमें से आपको इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप पता होगा, बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो आपको पता नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये, हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैलेंस कर लेते हैं हम तो उसको सीधा स्टाइक्योमेट्री की हेल्प से हम इसको सोल्व कर देंगे। और इसके अलावा इसमें इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप हमें गिवन होगा, बीच में बहुत सारे स्टेप्स होंगे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। तो हम इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेप को कंसिडर करते हुए उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दूसरी चीज़, आगे हम तीसरा पॉइंट बात करें तो इस तीसरे पॉइंट में किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर एटम के बारे में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि फलाना एटम कन्वर्टेड टू, फलाना एटम कंजर्व्ड, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे क्वेश्चन में। कंजर्व्ड, कन्वर्टेड, है ना, कंप्लीटली कन्वर्टेड, ये वर्ड यूज होंगे क्वेश्चन में। तो हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है बेटा, लेकिन इसको ढूंढ पाना कि इसमें पीओएसी लगेगा कि नहीं लगेगा, यही थोड़ा सा टिपिकल है। हमें क्वेश्चन में पता नहीं चलता कि इसमें पीओएसी लगानी है कि नहीं लगानी। फिर से मैं सारे पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ। पीओएसी लगाने के लिए हमें कोई भी रिएक्शन गिवन होगी तो वो मल्टीपल स्टेप्स में होगी, उसका इनिशियल और फाइनल स्टेप हमें पता होगा, बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी। इससे केस में हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे। और यदि रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप को बैलेंस कर लेते हैं तो उस केस में हम डायरेक्ट स्टाइक्योमेट्री लगा देंगे। समझ गए बात को? और कुछ वर्ड्स यूज होंगे क्वेश्चन में, उन वर्ड्स के बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें पीओएसी लगेगा। वर्ड है कंप्लीटली कन्वर्टेड, कन्वर्टेड, कंजर्व्ड, ये वर्ड क्वेश्चन में यूज होंगे। और बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि पीओएसी लगेगा। तो देखो बेटा, पीओएसी इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ऑलवेज कंजर्व्ड, तो ऑलवेज कंजर्व रहेंगे किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर या नंबर ऑफ मोल्स वो प्रोडक्ट में उतने ही होंगे, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है बेटा, हाँ या ना, समझ में आ गया। देखो पीओएसी जैसे नाम से ही पता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो ये किसी पर्टिकुलर एटम पर लागू होगी, किसी कंपाउंड पे लागू नहीं करेंगे हम, किसी पर्टिकुलर एटम पर पीओएसी लागू होगी। समझ गए बात को? तो जैसे एक एग्जांपल करने की कोशिश करें हम, जैसे मान लो N2 है मेरे पास में और ये H2 है और ये बना रहा है NH3। अब देखो ये रिएक्शन को हम बैलेंस तो कर सकते हैं, बैलेंस करना हमें आता है, लेकिन मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा, बैलेंस नहीं करूंगा। तो नहीं करूंगा तो देखो इसके मोल मैंने मान लिए NN2 है, इसके मोल मान लिए मैंने NH2 है, इसके मोल मान लिए मैंने NNH3 है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड में हम पर्टिकुलर एटम पर पीओएसी लगाएं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीओएसी एटम पर लगेगा। तो यदि नाइट्रोजन पर पीओएसी लगाएं तो नाइट्रोजन के एटम इधर और नाइट्रोजन के एटम उधर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, हाँ या ना। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन एटम पर पीओएसी लगा रहे हैं, नाइट्रोजन एटम पर हम क्या कर रहे हैं, पीओएसी लगा रहे हैं। तो इधर नाइट्रोजन के एटम की बात करें तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, यदि एक N2 है मेरे पास में तो उसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। एक N2 यदि मेरे पास में है तो उसमें कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। और यदि मेरे पास में 1 मोल N2 हो जाए, 1 मोल N2 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 मोल नाइट्रोजन, हाँ या ना। यदि एक N2 मेरे पास में है तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, और यदि ये 1 मोल N2 हो जाए तो ये 2 मोल नाइट्रोजन हो जाएंगे। और ये यदि NN2 हो जाए, NN2 मोल हो जाए N2 के, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 × NN2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ ध्यान देना बेटा, या तो नंबर ऑफ एटम्स हो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हो, वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमने यूनिटरी मेथड लगा करके सिंपल मल्टीप्लाई किया है उसको, और ऐसे करके हमने नाइट्रोजन के एटम निकाल लिए, ये देखो। तो इस नाइट्रोजन के एटम कैसे निकाले, यहाँ देखो फाइनल नाइट्रोजन के एटम कैसे आए। तो ये जो N2 मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के मोल और इसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में इसके मोल आ गए, किसके, नाइट्रोजन के मोल आ गए। किसके मोल आ गए बेटा, नाइट्रोजन के मोल आ गए। अब नाइट्रोजन के मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन के एटम आ जाएंगे। और एटम और मोल सेम ही बात है, क्योंकि Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, Na से Na क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे तो अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इधर भी आएगा और वो उधर भी आएगा अवगाद्रो नंबर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम मोल्स के टर्म्स में ही इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम कितने हो गए, 2 × N, तो इसके मोल यदि मुझे पता है और इसमें कितने नाइट्रोजन है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में नाइट्रोजन के मोल आ गए। सिमिलरली यहाँ पर बात करूं, यदि एक NH3 है मेरे पास में तो उसमें नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है देखो NH3 में। ये 1 मोल हो जाए मेरे पास में तो ये भी 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन। और ये यदि मेरे पास में NNH3 मोल हो जाए, NNH3 मोल हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 × NNH3 मोल, मोल नाइट्रोजन। तो यहां से भी ध्यान देना बेटा, यहां देखो NH3 के मोल थे, इस मोल को इसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन के मोल आ गए। समझ में आई बात, उसको मैंने इसके कितने मोल थे उसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट थे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास में नाइट्रोजन के मोल आ गए। और नाइट्रोजन के मोल हो चाहे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हो, सेम ही बात है। तो देखो अब वो वहां पर नाइट्रोजन एटम पे पीओसी लगाए, नाइट्रोजन एटम पर तो पीओसी लगा रहे हैं हम, पीओसी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, नाइट्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में और वो कितने हो जाएंगे, N2 के मोल और 2 नाइट्रोजन है, इज इक्वल्स टू इधर NH3 के मोल, इधर NH3 के मोल कितने हैं, NNH3, और नाइट्रोजन कितने हैं NH3 में, 1 है। तो ये पीओएसी की एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। और इन दोनों में से कोई ना कोई सा एक मोल गिवन होगा, और एक मोल गिवन होगा तो हम उसकी हेल्प से एक के मोल गिवन होंगे तो दूसरे के मोल हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई बात, जब एक के मोल गिवन होंगे तो हम दूसरे के मोल कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए, आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने इसमें नाइट्रोजन पे लगाया, अब हाइड्रोजन पे लगाए, तो हाइड्रोजन एटम पे पीओसी लगाए,
तो हाइड्रोजन के एटम इधर इधर और हाइड्रोजन के एटम इधर क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इधर हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, H2 के मोल, NH2 इंटू कितने हाइड्रोजन है एक में, 2, तो NH2 इंटू 2। ऐसे ही इधर लगाएं तो NH3 के मोल, NH3 के मोल कितने हैं, NNH3, और एक में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 इंटू NNH3, ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे, और ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो NH2 और कितने हाइड्रोजन, 2, इसके इतने मोल में 2 हाइड्रोजन, सॉरी इसके एक में 2 है, तो इतने में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू NH2, और यहाँ पर NNH3, और इसमें कितने हाइड्रोजन है एक में, 3, तो ये लो 3। तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन एटम के ऊपर पीओसी लगाई, तो ये इक्वेशन हमारे पास में बन गई। फिर से देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल कितने, NH2, एक में कितने हाइड्रोजन है ना, 2, तो NH2 में कितने हो गए, NH2 इंटू 2। यहाँ पर देखो ऐसे करना है अपने को, जैसा मैंने यहाँ किया है, ये ऐसे ही हाइड्रोजन पे बोल देंगे, एक H2 है तो 2 हाइड्रोजन, एक मोल H2 होंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन, और NH2 मोल होंगे तो 2 इंटू NH2 मोल हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पर एक NH3 है तो 3 हाइड्रोजन, एक मोल NH3 होंगे तो 3 मोल हाइड्रोजन, और NH3 मोल होंगे तो 3 इंटू NH3 मोल हाइड्रोजन, और ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर NH2 इंटू 2 बराबर होंगे NNH3 इंटू 3। समझ में आई बात, हाँ या ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे चलें, एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करें। एक सेकेंड, बैटरी चेंज कर लेता हूँ मैं। हेलो, तो देखो बेटा अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास में CaCO3, और ये बना रहा है CaO प्लस CO2, ये एग्जांपल है CaCO3 और ये बनाएगा CaO प्लस CO2। जैसा कि मैंने बताया पीओएसी जब भी हम लगाएंगे, पीओएसी जब भी हम लगाएंगे तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे, और इसको बैलेंस नहीं कर रहा मैं, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बैलेंस नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, पीओएसी लगाएंगे एक पर्टिकुलर एटम पर। यदि मैं कैल्शियम पर, और देखो इसके मोल मान लिए मैंने NCaCO3, इसके मोल मान लिए मैंने NCaO, और इसके मोल मान लिए मैंने NCO2। तो यदि कैल्शियम एटम पर पीओएसी लगाएं, कैल्शियम एटम पर पीओएसी लगाएं, तो इधर कैल्शियम के एटम कितने होंगे, NCaCO3, कैल्शियम किस में प्रेजेंट है, CaCO3 में, तो CaCO3 के मोल इंटू CaCO3 में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है वो, तो CaCO3 के मोल इंटू 1 बराबर होना चाहिए, इधर कैल्शियम किस में, इसमें, तो NCaCaO के मोल, और कितना कैल्शियम है 1, तो ये हमारे पास में इसका पीओएसी एक्सप्रेशन आ गया, एटम्स कंजर्व हो गए। समझ में आई बात, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, यदि मैं कार्बन एटम पर लगाऊं, कार्बन एटम पर, तो इधर कार्बन किस में प्रेजेंट है, इसमें, तो इसके मोल NCaCO3, और कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इधर कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए। तो इधर कार्बन किस में, इसमें, तो इसके मोल NCO2, और कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, तो एक कार्बन, ये लो, ठीक है। तो ये कार्बन एटम कंजर्व हो गया। ऐसे यदि हम बात करें ऑक्सीजन एटम पर, ऑक्सीजन एटम, तो वो क्या हो जाएगा, उधर ऑक्सीजन किस में है, CaCO3 में, तो NCaCO3, और कितने ऑक्सीजन है एक में, 3, एक CaCO3 में कितने, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर बात करें हम, CaO में भी है, CaO में भी है, तो NCaO, और कितना ऑक्सीजन है, एक, तो ये हो गया, प्लस इधर इसमें भी है, जब हम एटम को बैलेंस करते हैं तो जोड़ते हैं, तो इधर भी जोड़ देंगे, तो NCO2, और कितना है, 2, तो ये हमारे पास में इसका पीओएसी एक्सप्रेशन हो गया।
अब इनमें से किसी ना किसी एक के मोल गिवन होंगे तो बाकी के मोल हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। जब एक से ज्यादा स्पीसीज में एटम प्रेजेंट हो तो वो ऐड हो जाएंगे बेटा, जैसे वहां पर ऐड हुए हैं। समझ गए बात में? एक से ज्यादा स्पीसीज में सेम एटम प्रेजेंट हो तो उनको ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन करें अब इस पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन गिवन है हमें, 55.2 ग्राम K2CO3 रिएक्ट विथ सीरीज ऑफ रिएजेंट, यानी K2CO3 है वो एक सीरीज में बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन कर रहा है। उन रिएजेंट्स का हमें नहीं पता है किसके साथ कर रहा है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन होंगी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होंगी। हमें केवल इनिशियल और फाइनल के बारे में पता होगा और वही हमारे लिए सफिशियंट है। अगर इनिशियल और फाइनल हमें पता है तो वो हमारे लिए सफिशियंट है, उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कर लेंगे। रिएक्टेंट इफ ऑल द कार्बन एटम्स कन्वर्टेड, अब जैसे मैंने बोला था कुछ वर्ड्स होंगे जिनसे हमें पहचानना पड़ेगा कि इसमें पीओएसी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो इसमें साफ साफ बोला हुआ है ऑल द कार्बन एटम कन्वर्टेड इनटू दिस मॉलिक्यूल, इसमें सारे के सारे कार्बन एटम क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। मॉलिक्यूलर मास है इसका 485। देन फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, तो जितना भी प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का मास क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको लिख लेते हैं हम, क्या क्या बोला हुआ है। K2CO3 है, इसने ए के साथ में रिएक्शन करी, फिर बी के साथ में करी, फिर सी के साथ में करी, और ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन करी है इसने, और लास्ट में बनाया इसने K2ZN3 और FeCN6 ये बनाया है। ठीक है, ये बनाया बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें इसका दिया हुआ है 55.2 मास दिया हुआ है इसका, तो मोल कितने हो गए? 55.2 बटा इसका मास कितना हो जाएगा? 16 3 48 60 60 और 78 98 39 78 और 60 कितने हो गए? 138 हो गए क्या? 39 दूना 78 78 70 130, हाँ 138। अब 138 हो गए तो इसको देखो मैं लगभग कितने से 4 से करें तो 8 चौक 32, 2 4 3 12, इसको करें 4 से 3 15, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, ये पॉइंट हटा दिया है और ये चला गया 4 बार, तो ये आ गया हमारे पास में 0.4 मोल। कितने मोल आए बेटा इसके? 0.4 मोल आ गए। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला हुआ है कार्बन एटम कंजर्व हुआ है तो कार्बन एटम पे पीओएसी लगाएंगे। इसके मोल हमें पता चल गए, इसके मोल नहीं पता हमें, तो मैंने इसके n मोल मान लिए। ठीक है, तो कार्बन एटम पर पीओएसी लगाएंगे तो इसके मोल कितने हैं? 0.4। कितने कार्बन है इसमें? इसमें कार्बन है 1 बराबर, इसके मोल कितने हैं? n। इसमें कितने कार्बन एटम है? देखो 6 कार्बन एटम है, तो ये लो 6, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 0.4/6, 0.4/6, और 0.4/6 किसके मोल आ गए? इसके मोल आ गए, तो इसका मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा हमारे पास में 0.4/6 इंटू मोलर मास, और मोलर मास दिया हुआ है 485। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है बेटा पीओएसी लगाना, बहुत आसान है। देखो हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, इसके मोल निकाल लिए, मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में इसका मास आ गया। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को यदि मैं बैलेंस करके करता हूँ, बैलेंस करके करता हूँ, तो K2CO3 है और इससे बन क्या रहा है? इससे बन रहा है K2ZN3 और FeCN6, ये बन रहा है। तो इधर कितने एटम है? इधर के इधर सारे के सारे एटम उधर जा रहे हैं, तो इधर कार्बन के कितने एटम है? 6, तो इधर भी कार्बन के 6 एटम बना दो, ये लो, सिंपल सी बात है। इधर कार्बन के 6 एटम बना दिए, तो यहाँ देखो इसके मोल आए अभी हमने कैलकुलेट किए 0.4, तो यहाँ देखो इसके 6 मोल से कितना मोल बन रहा है? 1। इसके 6 मोल से कितना मोल बन रहा है? 1, तो हम बोलेंगे 6 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? 1/6, तो 0.4 से कितना बनेगा? ये लो, तो ये इसके मोल आ गए। तो मास क्या हो जाएगा? 0.4/6 और इंटू 485।
किस में आएगा ये, ग्राम में। सेम ही बात है। अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम इनिशियल और फाइनल को बैलेंस करके सीधा स्टाइक्योमेट्री लगा देंगे, और यदि हम बैलेंस नहीं कर रहे तो सीधा हम क्या लगा देंगे, पीओएसी लगा देंगे। समझ में आई बात, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। सबको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें, वेरी गुड। और बेटा जैसे आपको पता है ये अपना लेक्चर सीरीज जो है वो यूट्यूब चैनल पे जाएगा रूबीडियम पर, तो रूबीडियम चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ताकि वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा ले सके, है ना। और मेरे पास मोटिवेशन का ज़रिया भी वही है, अगर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, लाइक होंगे, कमेंट होंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बस आपकी ये इतनी सी जिम्मेदारी है, आप अपने दोस्तों को बताएं। बाकी कंटेंट मैं आपको अच्छे से बेहतर कंटेंट देता जा रहा हूँ, और एक सीक्वेंस में ये कंटेंट आपको मिल रहा है, और इसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है अगर आप मेरे साथ में प्रैक्टिस भी करोगे तो। जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप अपने लेवल पे करोगे, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, या फिर बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी बहुत अच्छा चैप्टर हो जाएगा ये। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है हमारे पास में 3 kg इम्प्योर यूरिया, यूरिया सैंपल है हमारे पास में, लेकिन वो कैसा है, इम्प्योर है। कैसा है, इम्प्योर है। वॉज एनालाइज टू फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज हमें फाइंड करने के लिए हमने इसको क्या किया है, एनालाइज किया है। इफ ऑल द नाइट्रोजन एटम, देखो ये वर्ड आया है यहाँ पर, ऑल द नाइट्रोजन एटम कन्वर्टेड, तो जैसे ही मैंने आपको बोला पीओएसी के लिए कुछ वर्ड्स हैं, कन्वर्टेड, कंप्लीटली कन्वर्टेड, ऑल द एटम्स कन्वर्टेड, कंजर्व्ड, ये वर्ड्स यूज होंगे। तो यहाँ ये यूज हुआ है, इसका मतलब हमें हिंट मिल गया क्या लगना है, पीओएसी लगना है। कन्वर्टेड इनटू दिस मॉलिक्यूल, इतना ग्राम दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। देन फाइंड परसेंटेज ऑफ यूरिया इन इम्प्योर सैंपल। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यूरिया है हमारे पास में NH2 CONH2, और ये यहाँ की जो भी नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, K2 Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, ठीक है, इसी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ध्यान देना बेटा, जैसे मैंने आपको स्टाइक्योमेट्री बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में हमेशा प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, और हमें ये दिया हुआ है 3 kg इम्प्योर, 3 kg क्या दिया हुआ है, इम्प्योर दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन से जो भी अमोनिया का मास आएगा वो सारा का सारा क्या होगा, प्योर होगा। और हमसे परसेंटेज यूरिया ही पूछा है इम्प्योर सैंपल में, यानी परसेंटेज प्योरिटी पूछी है, यूरिया कितना परसेंट प्योर है, यानी उसमें इम्प्योर सैंपल में यूरिया का कितना परसेंट है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम को कंजर्व करवाते हुए हम क्या लगा देंगे, पीओएसी लगा देंगे। कौन से एटम पर, नाइट्रोजन एटम पर। समझ में आई बात? तो यहाँ पर इसके मोल तो मुझे पता नहीं है, इसके मोल मैंने कंसीडर कर लिए n, और इसका मास हमें गिवन है, W गिवन है 3485 ग्राम। तो मोल हो जाएंगे हमारे पास में 3485 अपॉन इसका मोलर मास, और मोलर मास कितना गिवन है बेटा, 697, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो हमारे पास में आ गए इसके मोल 5। एक बार मल्टीप्लाई करके और देख लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना 5 बार ही जा रहा है क्या ये, ठीक है। अब देखो हम पीओएसी लगाएंगे नाइट्रोजन एटम पर, तो यहाँ पर इस कंपाउंड के मोल कितने हैं, n, नाइट्रोजन एटम कितने हैं इसमें, 1 और 1 2। यहाँ पर पीओएसी लगाएंगे तो इसके मोल कितने हैं, 5। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम कितने हैं, देखो बेटा 6 तो ये रहे, और 6 भी 2 से गुणा हो रहे हैं, 6 तो थे ऊपर, और 6 भी कितने से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से, तो 12 नाइट्रोजन एटम है। तो यहाँ से n का मान आ गया हमारे पास में 12 पंजे 60 बटे 2, 60 बटे 2 यानी 30 मोल। यानी सिंपल सी बात यह है, ये यूरिया जो इसमें कन्वर्ट हो रही है वो कितनी मोल कन्वर्ट हो रही है, 30 मोल कन्वर्ट हो रही है। कितनी मोल कन्वर्ट हो रही है, 30 मोल यूरिया कन्वर्ट हो रही है। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो मास ऑफ यूरिया, मास कितना हो जाएगा यूरिया का, 30 मोल इनटू, और यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60। यूरिया का मोलर मास देखो 60 होगा, इसको आप ऐड करोगे, नाइट्रोजन 2 28, 4 हाइड्रोजन 32, 32 और कार्बन 12 44, और 16
60, तो ये 60 आ गया, तो हमारे पास में आ गया 1800 ग्राम। कितना ग्राम आ गया? 1800 ग्राम। अब हमसे तो ये पूछा हुआ है कि इस इम्प्योर सैंपल में कितना परसेंट यूरिया है, तो यूरिया परसेंटेज बराबर मास ऑफ यूरिया, वो कितना है? 1800 ग्राम, अपॉन टोटल मास परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल मास, और टोटल मास कितना दिया हुआ है? 3 केजी, और 3 केजी को ऊपर हमने ग्राम में लिया है तो नीचे भी किस में लेंगे? ग्राम में। 3 केजी को 3000 ग्राम बोल सकता हूँ, और परसेंटेज का 100, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 6, तो यूरिया परसेंटेज कितना आ गया बेटा? 60%। तो ये जो इम्प्योर सैंपल है, ये इम्प्योर सैंपल है 3 केजी का, इसमें कितना परसेंट यूरिया प्योर है? 60% यूरिया प्योर है। ऐसे बोल सकते हैं इस सैंपल में 60% यूरिया है। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि पीओएसी कैसे यूज करना है। ठीक है, और ये सारा का सारा खेल प्रैक्टिस से होगा बेटा। अगर आप तकिया लगा करके हवा में सुन करके कोशिश करते हो कि हमारे समझ में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। ये था हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब आगे चलें हम, तो आगे है हमारे पास में टॉपिक कुछ पैरेलल रिएक्शन टाइप में। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे पैरेलल रिएक्शन पे बेस्ड पे, हम इसको बोलेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, अब ये पैरेलल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल रिएक्शन वो होती हैं बेटा जिसमें एक ही रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। वो रिएक्शंस जिनमें एक ही रिएक्शन से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। एक सेकंड, जिसमें एक ही रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं, 2 या 2 से अधिक रिएक्शंस में। जैसे समझने की कोशिश करेंगे हम, जैसे मान लो मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, ये एक रिएक्टेंट है ए, तो इससे एक तो बन गया बी और एक बन गया सी। एक ही रिएक्टेंट से एक बन गया बी और एक बन गया सी। अब मान लो इसके 10 मोल मेरे पास में है, और इस 10 मोल में से ये 2 मोल यहाँ काम आ गया, 2 मोल तो बी बनाने में काम आ गया, तो यहाँ कितना काम आएगा? 10 माइनस 2 मोल, तो यहाँ काम आएगा हमारे पास में 8 मोल। यही रिएक्शन कैसे लिखी हुई मिलेगी? यदि ए से बन गया बी, और यही रिएक्शन ऐसे लिखी हुई मिलेगी, ए से बन गया सी। तो यदि हमारे पास में ए के टोटल 10 मोल थे और 2 मोल यहाँ काम आ गए, तो यहाँ कितने काम आएंगे? 10 माइनस 2 यानी 8 मोल। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल रिएक्शंस कहलाती हैं, जो 2 रिएक्शन में, 2 या 2 से अधिक रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ये ध्यान रखना है, ऐसी रिएक्शंस में रिएक्टेंट का मास जरूर कंसीडर करना होता है, और वो भी इस प्रकार से कि हमें पता होना चाहिए कि इधर कितना जा रहा है और उधर कितना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ व्हेन वन रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट इन 2 और मोर रिएक्शंस। 2 या 2 से अधिक रिएक्शंस में 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है एक ही रिएक्टेंट, तो इस प्रकार की रिएक्शंस कहलाती हैं पैरेलल रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस कहलाती है बेटा? पैरेलल रिएक्शंस कहलाती हैं। आगे चलें, जैसे एक एग्जांपल गिवन है हमें, 10 मोल KClO3 है, वो डिकम्पोज हो रहा है। 10 मोल KClO3 है, वो डिकम्पोज हो रहा है, और वो डिकम्पोज हो रहा है तो वो क्या क्या बनाएगा? देखो, KClO3 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो ये बना रहा है KCl प्लस O2, और यही KClO3 अगर डिकम्पोज हो रहा है तो ये बनाएगा KClO4 प्लस KCl। ठीक है, अब इन रिएक्शंस को बैलेंस करने की बात, बैलेंस भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑक्सीजन, तो हम कर देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 और ये हो गया 2। इसी को हम अगर बैलेंस करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 ऑक्सीजन 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई अब। ठीक है, ठीक है। अब ये 10 मोल था, मान लो ये 10 मोल था हमारे पास में, कौन? KClO3। अब 2 मोल यहाँ काम आ गया
2 मोल यहाँ काम आ गया, तो यहाँ ध्यान देना बेटा, 2 मोल से कितना मोल बन रहा है 2, तो 2 मोल से यहाँ भी कितना बनेगा 2 मोल, 2 मोल से कितना बन रहा है 3, तो 1 मोल से कितना बनेगा 3/2, और 2 मोल से कितना बनेगा 3 मोल। अब देखो टोटल मोल थे 10, 2 यहाँ काम आ गया तो यहाँ कितना काम आया होगा 8 मोल। टोटल मोल है हमारे पास में 10, 10 में से 2 वहाँ काम आ गया तो यहाँ कितना काम आया होगा 8 मोल। समझ में आई बात? तो देखो 4 मोल से बन रहा है 3, तो 1 से बनेगा 3/4, तो 8 से बनेगा इतना। 4 मोल से बन रहा है 1, तो 1 से बनेगा 1/4, तो 8 से बनेगा इतना। तो ये कितना हो गया, ये तो आ गया हमारे पास में 6 मोल, और ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास में 2 मोल। तो ये ध्यान रखना है, पैरेलल रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही होगा। अगर हम उसको रिएक्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमें अमाउंट अलग अलग मतलब अमाउंट लेने में दिक्कत हो जाएगी, जिससे आंसर गलत आएंगे, अमाउंट का पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात? अब देखो एक कुछ अगर रिएक्टेंट हमें गिवन है तो उन रिएक्टेंट से कौन कौन से एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे H2O2 के साथ में रिएक्शन करें, H2O2 के साथ में रिएक्शन करे तो ये H2O भी बना सकता है और ये H2O2 भी बना सकता है। ठीक है, H2O2 के साथ में रिएक्शन करे तो ये H2O भी बना सकता है और H2O2 भी बना सकता है। ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करे तो ये CO भी बना सकती है और CO2 भी बना सकती है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करे तो ये Na2O भी बना सकता है और Na2O2 भी बना सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, ये हमें ध्यान रखने हैं। ये क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं कि ये इसकी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनाने की। ठीक है बेटा, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चले, अब इस पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमें, सोडियम रिएक्ट विथ O2, सोडियम क्या कर रहा है O2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्म Na2O एंड Na2O2। कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन, मोल ऑफ फाइनल मिक्सचर इफ 4.6 kg सोडियम रिएक्ट विथ 1792 लीटर O2 एट STP। मोलर कंपोजिशन बतानी है दोनों की Na2O। कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ Na2O एंड Na2O2 इन फाइनल मिक्सचर, ऐसे लिखा हुआ है बेटा ये। कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ Na2O एंड Na2O2 इन फाइनल मिक्सचर इफ इतना ग्राम सोडियम रिएक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है बेटा। देखो हमें सोडियम गिवन है 4.6 kg, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4600 ग्राम बटे 23, तो क्या आ गया 200 मोल आ गए। 200 मोल सोडियम के हो गए। अब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है Na2O, और यही सोडियम फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है Na2O2। हाँ या ना, बना रहा है, वेरी गुड। अब देखो सोडियम के टोटल मोल है 200, मैंने मान लिया यहाँ पर x मोल काम आ गए, तो यहाँ कितने काम आए होंगे 200 माइनस x। सोडियम के ऊपर वाली रिएक्शन में यदि x मोल काम आ गए तो यहाँ कितने काम आएंगे 200 माइनस x। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 सोडियम है 1 ऑक्सीजन है, ये लो। यहाँ पर 2 सोडियम है 2 ऑक्सीजन है, ये लो। ध्यान देना बेटा, इसके 2 मोल से आधा मोल काम आ रहा है, इसके 2 मोल के साथ में आधा मोल काम आ रहा है, तो 1 के साथ में कितना आएगा आधे का भी आधा, और x के साथ में कितना आएगा x। तो ये आ गए हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन के मोल। ठीक है, यहाँ देखो सोडियम के 2 मोल के साथ में ऑक्सीजन का कितना मोल काम आ रहा है 1 मोल काम आ रहा है, तो 1 के साथ कितना आएगा आधा, और इतने के साथ में कितना आएगा आधा इंटू 200 माइनस x। यहाँ ऑक्सीजन के मोल आ गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन के टोटल मोल कितने हो गए NO2 इज इक्वल टू हो गए x/4 प्लस 200 माइनस x बटे 2, ये आ गए हमारे पास में। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्सीजन का वॉल्यूम वो हो जाएगा x/4 प्लस 200 माइनस x बटे 2,
और वॉल्यूम एसटीपी गिवन है, तो एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम। और ये इसी रेशियो में ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो इतना वॉल्यूम खत्म हो रहा है, और ये बोल रहा है कि इतना वॉल्यूम खत्म हो रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 1792 के बराबर हो जाना चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में x का वैल्यू। क्या आ जाएगा? x का वैल्यू। ठीक है। और ये x का वैल्यू जब आ जाएगा तो हमसे पूछा हुआ है, यहाँ सही कर लेना, कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ Na2O एंड Na2O2 इन फाइनल मिक्सचर। तो Na2O का मोल परसेंटेज कैलकुलेट करें, Na2O का। यहाँ ध्यान देना, इसके 2 मोल से कितना बन रहा है? 1। तो 1 से कितना बनेगा? 1/2। तो x से कितना बनेगा? x/2। यहाँ देखो इसके कितना बन रहा है? 2 से बन रहा है 1, 1 से बनेगा 1/2, और इतने से बनेगा 200 माइनस x। ठीक है। तो Na2O परसेंटेज क्या हो जाएगा? Na2O परसेंटेज वो हो जाएगा x/2 अपॉन x/2 प्लस 200 माइनस x/2 और परसेंटेज का 100। और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये x का वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो Na2O का परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आई बात? तो Na2O का परसेंटेज आ जाएगा। और जब Na2O का परसेंटेज पता चल गया तो उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक सेकेंड। तो उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में किसका परसेंटेज आ जाएगा? Na2O2 का परसेंटेज आ जाएगा। Na2O2 परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस Na2O परसेंटेज, Na2O परसेंटेज। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो ये था हमारे पास में पैरेलल रिएक्शन पे एक क्वेश्चन। और हमने आज पीओएसी के बारे में बात करी है, पैरेलल रिएक्शन के बारे में बात करी है। इन क्वेश्चंस को आप बार बार करना बेटा। वीडियोस आपके पास में अवेलेबल हैं, बार बार वीडियोस को देखना। कहीं भी कोई समस्या रहती है तो इसको कवर करने की कोशिश करो। बर्डन समझ करके लेकर के नहीं बैठना है कि ये डाउट तो मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा। बार बार देखो इस वीडियो को, तब जाके की चीजें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आगे चलें? आगे नहीं चलेंगे बेटा, आज हम अपना लेक्चर यहीं कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और आज तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज के लेक्चर में हमने पैरेलल रिएक्शन और पीओएसी के बारे में पढ़ा है। अब हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन वाला टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, आज इतना ही, लेकिन आप है ना कंटिन्यू पढ़ते रहो इसको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।